अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में साबिर शाकिर हैं मेरे हमरा, लाहौर से जनाब आरिफ हमीद भट्टी। और एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की नाअहली से सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकते कि कहीं इससे गलत रिवायत ना पड़ जाए। अगर नाअहली का फैसला हुआ तो यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल में इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जस्टिस आसिफ सईद खोसा। चेयरमैन नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। कहते हैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि शरीफ खानदान की करप्शन की तहकीकात से नैब की बदनामी होती। ठीक है, ये आपका फैसला है, लेकिन याद रखें इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद। चेयरमैन नैब के इनकार ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत जवाब फराहम कर दिया है कि वजीर आजम की अहलियत के बारे में फैसला सुनाए। कानूनी माहिरीन की राय। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के रहनुमाओं की बदहवासियां। आबिद शेर अली खड़े रहे, मरियम औरंगजेब उदास थीं। अनुषा रहमान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। मोहसिन रांझा तो अपना नाम ही भूल गए। तलाल चौधरी हसरत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को तकते रहे। निहाल हाशमी और चौधरी तनवीर सर झुकाए बैठे रहे। वक्फा हुआ तो अदालत से उठकर चले गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने सुनी। आज की बड़ी खबर तो पनामा केस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे करूँगा, और वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की LOC पर उन्होंने गए, ट्रुप से बात भी की, लेकिन वहाँ पर जाकर जो गुफ्तगू उन्होंने की वो गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने याद दिलाया उस बात को जो हमारे हुक्मरान भूल चुके हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म बात नहीं करते। कुलभूषण यादव, उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण यादव का मामला मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, और भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है और कुलभूषण यादव इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये वो बात है जो ख्वाजा आसिफ शायद जब बाहर गए यूरोप में, वहां पर उन्होंने नहीं की, भूल गए, या दानिस्ता तौर पर शायद पाकिस्तान में जो कश्मीर के हवाले से जो लोग उस मामले को भुलाकर भारत से दोस्ती के ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए जो आज कलमात कहे जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये मामला कल हमारे एंकर अरशद शरीफ, जो गुज़श्ता 1-2 दिनों से खासे स्ट्रेस में भी थे, उन्होंने वो मामला उठाया और उनकी आवाज़ वहां तक पहुंची, उन ऐवानों तक पहुंची जहां जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। और आज उन्होंने कुलभूषण यादव की बात करके कश्मीरियों को भी एक पैगाम दिया, पाकिस्तान के लोगों को भी एक पैगाम दिया, और ये कहा, ये बताया कि अगर कोई हुक्मरान, अगर कोई सियासी एलीट ये सोच रही है कि वो भारत के साथ तिजारत के ख्वाब के लिए पाकिस्तान के मफादात को नजरअंदाज कर देंगे, तो ये कतई तौर पर गलत है। कुलभूषण यादव का मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। ये वो गुफ्तगू थी साबिर, जो बड़ी एक रीएश्योरिंग गुफ्तगू, बड़ी देर के बाद, बड़े दिनों के बाद हमने कुलभूषण यादव की बात सुनी। जैसे मैंने कहा कि ये वो बात थी जो हम सोचते थे कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं करते, वज़ीर दिफा क्यों नहीं करते, और वो जो तोते आते हैं रोज़ाना रात को PID में, शाम में आके वो पाकिस्तान की अदलिया पर बात करते हैं, तहरीक इंसाफ पर बात करते हैं, भारत पर, कुलभूषण यादव पर क्यों नहीं बात करते। आज जो बात की जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जवाब दे दिया उन्होंने सारा। देखिए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पहुँचे हुए हैं म्यूनिख, और वहाँ पे उन्होंने वो नैरेटिव बयान किया जो इंडिया का है, जो वाशिंगटन का है। हाफिज़ सईद साहब का मामला उन्होंने आज खुद ही बताया कि जनाब हाफिज़ सईद साहब बहुत बड़े सोसाइटी के लिए खतरा है, मुआशरे के लिए खतरा है। किस मुआशरे के लिए खतरा है? उस मुआशरे के लिए जो भारत की दोस्ती के ख्वाब देखता है, पाकिस्तान के मफादात बेचकर, उनके लिए खतरा है। उस मुआशरे के लिए खतरा है, उस मुआशरे के लिए खतरा है हाफिज़ सईद साहब और तहरीक आज़ादी कश्मीर, जो कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जिनका दिल धड़कता है, जो उसकी आज़ादी के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए ख़तरा है। तो उस मुआशरे का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भरपूर तरीके से वहाँ पे बयान किया, और ये भी भूल गए कि उनकी ये सारी गुफ्तगू अब तक, इस वक्त तक तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट हाफिज़ सईद साहब के बारे में जितने भी उस वक्त की हुकूमत ने
इल्ज़ामात लगाए थे, जो एक फ़ाइल पेश की थी, वो सारी की सारी मुस्तरद कर दी थी और हाफिज़ सईद साहब और जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत किसी के बारे में कोई सबूत भी वो पेश नहीं कर सके थे। लेकिन चूँकि ये दिल्ली की ख्वाहिश थी, वाशिंगटन की ख्वाहिश थी, इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने भी और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ साहब ने भी ये काम किया। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कुलभूषण जाधव का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ आर्मी चीफ, मैं पहले भी हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब नहीं मानते थे कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रा थोड़ी सी लाइन और लेंथ सीधी कर लेने दें। जब एक ब्रीफिंग होती है, सारे विज़िट्स होते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, आ जाती हैं रूटीन में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई नैरेटिव ना चेंज हुआ, और जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में कहते हैं कि हर गुडी गुडी कहें, तो वो हो नहीं सकता जब तक कि प्रैक्टिकली कुछ हो ना सके। इसलिए ये सारी चीजें उस तरफ जा रही हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, अगर इस पर आप बात करना चाहें तो, क्योंकि उसके बाद फिर जो पनामा केस में भी आज बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है, लेकिन पहले अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, एक तो जब ये आपने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, तो अरशद शरीफ साहब ने जो किया 100% ठीक किया। अब वो दौर गुजर गया कि गला सड़ा मंजन नई पैकिंग में बेच देंगे किसी डर और खौफ से, दिल्ली दूरस्थ। उसने जो किया ठीक किया, उसको प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को यही करना चाहिए था। पाकिस्तान हमारा काम है सबसे पहले, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, और बाकी हमारे लिए कोई चीजें मैटर हम सब कमिटेड हैं पाकिस्तान से, अशखास से नहीं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मौत अल्लाह की इमानत है। मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी हो। तो मौत तो एक ऐसी चीज है कि आपने अल्लाह के पास वापस जाना है। मैं उस दूसरी तरफ आ जाता हूँ, तो आज साबर शाकर साहब बड़ी जी बैकी बातें कर रहे हैं कि आरिफ साहब कह रहे थे नहीं होगा। अभी दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ खान बता रहे हैं कि उन्होंने वो नैरेटिव दिया जो भारत का था, ये चेंजिंग आई है, ये चेंजिंग आई है। देखा भट्टी साहब, आप देखते रहे, मैं तो नहीं देखता यार। अब आप फिर सुनते नहीं है, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको बोलने का बहुत शौक है। गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ 3 दिन पहले वो बात कह रहे हैं नैरेटिव जो इंडिया का है। ख्वाजा साहब, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को हाफिज सईद से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को उन लोगों से खतरा है जो भेस बदलकर बार बार फ्रॉड से इक़्तिदार पे आ जाते हैं, जो पाकिस्तान की सलामती को अपने माली मुफादात में तरजीह देते हैं। पाकिस्तान को खतरा है जो कहलाते तो पाकिस्तानी है लेकिन इंडिया का नैरेटिव लेकर दुनिया में जाते हैं। पाकिस्तान को खतरा उन लोगों से है जो इस मुल्क के अरबों खरबों रुपए लूट के खा गया। पाकिस्तान को खतरा उन लोगों से है जो पाकिस्तान के 95% बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, 30 साल से इक़्तिदार में आने के सेहत की सहूलतें नहीं दे पा रहे। अभी रेंजर को बुलाते हो और रेंजर को कहते हो कि लिमिटेड इख्तियार देने हैं। पहले जो आपके पास महकमे है, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, उनमें क्या रेंजर और आर्मी से बेहतर डिसिप्लिन क्या है? वापडा में है, इरीगेशन में है, तालीम में है, सेहत में है, बल्दियात में है, FIA में है, कस्टम में, इनकम टैक्स में है। यार तुमने सारे अदारे बदबूज़दा कर दिए करप्शन के साथ। लोग मुंह पे हाथ रख के जाते हैं। हर अदारे में 90% करप्शन लीगल करा दी इन हुक्मरानों ने बार बार आकर। हाँ, वो मुशर्रफ की भी हो। तो दूसरा तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान, साबर साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ और कमर जो है बाजवा साहब से भी कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो चीफ आर्मी स्टाफ है, इसलिए पाकिस्तान का सिपा सलार है। खुदारा पाकिस्तान की इज्जत वकार और सलामती के लिए किसी जमहूरियत के डुगडुगी बजाने वाले बंदरों की बातों में ना आए, पाकिस्तान को तरजीह दे। आज उन्होंने गुलभूषण की बात की, हमारा दिल भी जवान हुआ कि यार हमारे सिपा सलार को इंडिया से जाती दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की सलामती दीद है। काश हमारे हुक्मरान भी उन्हीं से कुछ सीख लें। फिर वरना ये तो कह देते हैं धरने के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है, फलां के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट है, हालांकि इनके पीछे सिर्फ इनकी करप्शन है, इनका झूठ है, इनकी मकारी है, इनकी यारी है, इनकी रियाकारी है, इनकी पाकिस्तान दुश्मनी पॉलिसी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं साबर पनामा केस की। मैं तो क्योंकि आपको पता है रोजाना जाता हूं वहां पे और जजेस का कंडक्ट भी देखता हूं, उनकी गुफ्तगू भी देखता हूं। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा आपको माहौल वहां का बता दूं क्या था। पहले तो चेयरमैन, जो माहौल आपने अंदर देखा है ना, वो माहौल मैंने बाहर देखा है। आप एक अंदर की ड्यूटी देते हैं, मैं बाहर की देता हूँ कि बाहर आके गुफ्तगू जो लोग करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके चेहरों पे कितने बजे हुए हैं, तो वो मैं देखता रहता हूं। अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी, जो बदहवासियां थी, वो भी मैं आपको बयान करूंगा। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो चेयरमैन नैब के साथ मकालमा था अदालत का, फाजिल जजेस का। उसमें आके आज चेयरमैन नैब ने यह कहा कि जनाब
हमने तो ये रेफरेंस जो ना खोलने का फ़ैसला किया था वो इसलिए था कि उससे मियां मोहम्मद शरीफ साहब क्योंकि इंतकाल कर चुके थे, और अगर हम शरीफ ख़ानदान की तहकीकात करते तो उससे नैब की बदनामी होती। पॉइंट ब्लैंकली पूछा उनसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कि आप ये बताएं कि ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, ये जो पनामा का इशू आया है, इसके बाद भी आप अपना रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस रेफरेंस में जो हुदैबिया पेपर का रेफरेंस है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील है, इसमें कुछ लोग हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कर्जे लिए गए, सब कुछ मौजूद हैं, क्या आप दोबारा इसकी री इन्वेस्टिगेशन? तो उन्होंने कहा जी मेरी वो जो हमारा जो डिसीजन है, मैं उस डिसीजन पर कायम हूँ और हम इसके लिए ना इसको खोलेंगे ना इसकी अपील में जाएंगे। तो जस्टिस अजमत सईद शेख उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन साहब आप जो भी करें, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इसके कुछ नतायज हैं जो भुगतना पड़ेंगे। और एक जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उस वक्त बात की, उन्होंने कहा कि आपकी तकर्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की, लेकिन तकर्री के बाद उनको ये इख्तियार नहीं था कि आपको वो हटा सकते। अगर आपको किसी ने हटाना था तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी यूनिक पोजीशन में पहुंचाया, तो इस पर एक सिर्फ बात, हाँ। इस पर और आपको डरना नहीं चाहिए था, आपको तो इस 20 करोड़ लोगों के लिए सब कुछ ये करना था। तो इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने यह कहा कि आपने इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने आपको अपॉइंट किया था, आप उनको रिवार्ड दे रहे थे। लेकिन आप यकीन करें चेयरमैन नैब, उनके चेहरे पर मुझे तो हैरत है, ना कोई किसी तरह की कोई शर्मिंदगी थी, बल्कि वो यही कह रहे थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्डशिप मेरी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। तो जिस पर अजमत सईद शेख ने कहा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप इस पे कमेंट करें कि ये क्या एक कानूनी जवाब नहीं फराहम कर दिया सुप्रीम कोर्ट को? आज उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कि अब डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ही देगा क्योंकि इदारे तो फंक्शनल ही नहीं है। नहीं, ये जवाब नहीं, बल्कि उस जो परसेप्शन था या जो खदशात थे उस पे उन्होंने ना तस्दीक की मोहर लगाई है कि FBI, FIA, नैब जो हैं वो किसी ना किसी वजह से मजबूर हैं, मजबूरन या विलिंगली वो ये काम नहीं कर पा रहे। और यही इससे मिलता जुलता जवाब भी FBR के चेयरमैन ने दिया और उन्होंने भी यही बात की। तो इसीलिए मामला नैब से तो ये कहा उन्होंने जस्टिस अजमत सईद शेख ने कि जनाब ये 200 गज का फासला है, फॉरेन ऑफिस में आपने कभी लेटर लिखा? 6 महीनों में तय हुआ वो 200 गज का फासला। और अभी आप कितने साल में कुछ अगली को बात करेंगे? समी साहब, बात यह है कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि फैसले की घड़ी जो है ना वो आन पहुंची है, मेरा ख्याल है। और आज मैं सारा दिन सूरह अल-कारिया में पढ़ता रहा हूँ, अल-कारिया तो मल-कारिया वमा अदरा का मल-कारिया। वो उसका तर्जुमा कि खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली क्या है, वमा अदरा का मल-कारिया, और क्या तुम जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है। उस दिन जब लोग परवानों जैसे बिखरेंगे और हो जाएंगे पहाड़ जैसे रंग बिरंगी ऊन धुनकी हुई। तो मसला ये है कि जितने भी ये है ना फाइनेंशियल टेररिस्ट, मुआशी दहशतगर्द, ये सारे बेनकाब होने वाले हैं, को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस कौम को लूटा, इस गरीब अवाम को लूटा, और जो टैक्स पेयर थे उस दौलत को लूटा जो उन्होंने सिर्फ इसलिए दी थी। वो मुंतखब तो इसलिए करते हैं हुक्मरानों को कि ये हमारी तालीम के लिए काम करेंगे, सेहत के लिए काम करेंगे, हमारे फलाही मंसूबे करेंगे, हमें सुकून देंगे। लेकिन ये हुक्मरान जितने भी हैं वो खा वो किसी भी शक्ल में थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी जेब में सेट किए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये केस जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, और उसका अंदाज़ा अगर आपने लगाना हो तो आज जो गुफ्तगू की तलाल अपना वो मैं सुनवाता हूँ बाद में, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेक पर जाना है वो भी मैं सुनवाता हूँ। भट्टी साहब, ये क्या मंतक है कि अगर शरीफ खानदान के बारे में तहकीकात होती तो उससे नैब की बदनामी होती? ये है वो वजह जिसने इनको तहकीकात दोबारा नहीं करने दी। अच्छा समी साहब, जिस लोग की, जिस चेयरमैन की ये सोच हो कि वो करप्शन की तहकीकात करेगा तो नैब की बदनामी होगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दरअसल आज जो आपने हेयरिंग की, मैंने भी इत्तेफाक से, जैसे साबर साहब बाइट से बात कर रहे थे, मैं भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने ना कोई पहले दिन जाके चीफ जस्टिस नहीं बन जाते, एक अरसा दराज है। उन्होंने इन महकमों को इसकी असल चेहरा दिखाया है। पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी में जिहो जा मुंह ओहो जी चपेड़, कि यार अगर काश तुम ये काम नैब कर रहा होता, FBR कर रहा होता, इनकम टैक्स कर रहा होता, तो आज इस किस्म के मकसद में
सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व ना होती। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के कोई एक ऐसा अदारा नहीं रहा जिस पे आम शहरी को ये यकीन हो कि यहाँ से मुझे रिलीफ मिल जाएगा, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आज वो जो बाहर आके वो जो दरबारी नहीं बोलते, वो दानियाल अजीज पे मुझे बड़ा तरस आ रहा था। मुझे लग रहा था उन्होंने बातें करते करते ही ना किसी जर्नलिस्ट का पाँव पकड़ लेना, ईमान से अंदर बड़ी बेइज्जती हुई है, बाहर ना कोई ऐसा सवाल करना। मुझे आज बाकायदा उन पर तरस आया। और एक उनकी साथ है मैंने होती है मायदा हमीद, मरियम साहिबा खुदारा, आज जो उनके चेहरे के तासुरात थे ना, उन्हें कोई एडवाइजर बना दे, ज्यादती ना करे। खवातीन का थोड़ा सा कमजोर दिल होता है, हमारी बहनों की तरह है। आज तो जो बाहर चेहरे उनके मुंह उतरे हुए थे ना, और आपको मुझे लगता था उनके सेल किसी ने बाहर से निकाल लिया। भट्टी साहब, आपको जो इंटरेस्टिंग बात है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो PID में होती है, सरकारी वसाइल पर जो एक शख्स को बचाने की डिफेंस वहां पर किया जाता है जो वजीर आजम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म इस सवाल पर हुई कि ये जो PM हाउस के अंदर मरियम सफदर साहबा जिस सेल को चलाती हैं उसका क़याम कैसे वजूद में आया था। तो ये जब सवाल हुआ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे के बाद जब मैं आता हूँ तो जो अटार्नी जनरल के साथ गुफ्तगू हुई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को नाहल सरहम इसलिए ना करें कि उससे एक बैड प्रेसिडेंट पड़ जाएगी और इससे जो एक बुरी मिसाल होगी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इस वजह से हम उनको नाहल करने से नहीं रुक सकते। अगर ये फैसला हमने किया तो हम मेक श्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल में इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और क्या गुफ्तगू थी अटॉर्नी जनरल के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल हसन और दूसरे जजेस की, लेकिन वो सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें रिमार्क्स थे। भट्टी साहब, ये भी कहा आज जज साहब ने कि अगर वज़ीर आज़म इसराइल का उसको बुलाकर तहकीकात की जा सकती है तो पाकिस्तान में तहकीकात क्यों नहीं की जा सकती? देखें समी साहब, अदालतें जो कह रही है ना, ये 20 करोड़ अवाम एक अरसा दराज 70 सालों से कह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती है ये जमहूरियत के नाम नहाद चंद ठेकेदार, उन्होंने करप्शन का नाम जमहूरियत ले लिया है, अख्तियारात से तजावुज़ात का नाम जमहूरियत ले लिया है, अपनी मनमानी करनी को जमहूरियत कह लिया है। जमहूरियत का तो मकसद ही है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। जब आप के अदारे के सरबराह, जो पीक अदारे के सरबराह है, वो कहते हैं हम बेबस हैं, लाचार हैं, तो मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं कि साबर मेरा भाई बड़ा पुरुमीद है, अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि इसकी दुआ कबूल हो। मैं असल ये जवाब दूंगा अदालती जिस दिन फैसला आएगा, क्योंकि इस अदालती फैसले से ये एक पनामा लीग का फैसला नहीं है। 70 साल की जो करप्शन की दलदल में हमारे जिस्म बदबूज़दा हो चुके, उससे अलग होना है या बाकी चंद साल इसमें दबे रहना है। और पनामा इशू का, खुसूसन डॉन लीग का जो इशू है, वो पाकिस्तान के लिए इतना अहम है जितना पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज अहम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के फौज को बदनाम करने वाले, पाकिस्तान की फौज के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने वाले लोगों को स्पेयर किया गया तो ये रस्म चल पड़ेगी। ठीक है, हर कोई आदमी, हम करते हैं अदारों का एहतराम, किसी एक फर्द वाहिद का नहीं। जैसे अरशद शरीफ ने कहा था, मंजन नहीं लेंगे भाई, अदारों का एहतराम है कि फौज पाकिस्तान की मुहाफिज है, पाकिस्तान के लिए जान देती है और हम इनके लिए जान देते हैं। बिल्कुल, गुजारिश ये है, ये अब अदलिया फैसला करेगी कि पाकिस्तान में करप्शन के गंद को किस तरह बाहर फेंकना है, ये यकीनन उनका अख्तियार है। लेकिन आज उनके जो दरबारी थे, बाहर उनके मुंह ऐसे लटके हुए थे जैसे ईद मिलाद नबी का चंदा लेने वाले, भाजी मैं पहाड़ी बनानी है, थोड़े से पैसे ही दे दो। ठीक हो गया, से मुझे बड़ा तरस आया आज दानियाल अजीज पे। आप ठीक है, अच्छा दुरुस्त है। ये मैं जो मिसाल आपने कोई ठीक, मैं वो उस पर भी आता हूं कि उनके चेहरे कैसे लटके हुए थे। लेकिन साबर, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो क्वेश्चन अभी तक जिस पे हमें लग रहा है कि वो फैसला करने जाएगी, वो क्वेश्चन है ऑनेस्टी का, कि क्या वज़ीर आज़म साहब ऑनेस्ट थे। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कौम से झूठ तो नहीं बोला। जब उनकी जायदाद के बारे में बात आई तो उसमें जस्टिस अजमत सईद के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो कौन सा आदमी है जो झूठ नहीं बोलता। मिसाल के तौर पे जब हम दफ्तर से निकलते हैं तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि हाँ बस मैं निकल आया हूँ, रास्ते में हूँ, रास्ते में नहीं होते, दफ्तर में ही होते हैं। तो उन्होंने कहा झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन
इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब किसी चीज़ के बारे में बात की गई हो और अगर आप उसके बारे में खामोश रहें, यानी साइलेंट रहें, जो दस्तावेज़ात अदालत मांग रही थी, अगर आप वो दस्तावेज़ात नहीं देंगे, अगर कोई चीज़ जानबूझकर छुपाएंगे इस नीयत के साथ कि इससे कहीं आपका पोल ना खुल जाए, तो वो भी, उससे भी आप साबित हो जाते हैं कि आप मुजरिम हैं, आप डिसऑनेस्ट हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि अदालत जो बुनियादी तौर पर फैसला करेगी दूसरी चीज़ों के साथ साथ वो वज़ीर आज़म साहब की दयानतदारी के हवाले से है, उनकी ईमानदारी के हवाले से है कि क्या उन्होंने कौम के साथ जब ये सारा इशू आया झूठ तो नहीं बोला। देखिए, एक तो भट्टी साहब ने कहा कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करे, इंशाल्लाह भट्टी साहब दुआ कबूल होगी, और वो सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के जो 20 करोड़ आवाम हैं उनकी दुआ है। और ये जो पनामा का मामला है, ये किसी ISI ने, किसी GHQ ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की अपोजिशन ने नहीं उठाया। ये जो करप्शन थी तकरीबन 30 साल की, वो खुद ब खुद ही खुल के सामने आई और पनामा एक स्कैंडल आया और उसमें ये तमाम नाम आए। मामला है सुप्रीम कोर्ट के। अब तक समी साहब, सुप्रीम कोर्ट में ना तो इन्होंने सच बोला, पहली बात है सच नहीं बोला, दूसरी बात है कि सच को छुपाया, और अगली बात है मुख्तलिफ सवालों के जवाब में इन्होंने झूठ बोला है। इसमें कोई शक नहीं है। कौम से खिताब में झूठ बोला, पार्लियामेंट में खिताब किया, झूठ बोला, TV पे आके इंटरव्यूज़ दिए, झूठ बोला और हकायक छुपाए। और आज भी जब FBR के चेयरमैन से पूछा कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि वो ओनर नहीं है। तो उन्होंने कहा ट्रस्टी के बारे में क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा उसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि उसके साथ वो सेल्स एग्रीमेंट है, क्या वो उसकी बंदोबस्त करती हैं। अच्छा, एक और बात भी थी NTN नंबर के हवाले से कि हुसैन नवाज साहब ने कहा कि मेरे पास NTN नंबर है 95 का, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो सारे 2002 में पिछले NTN नंबर कैंसिल होके नए NTN नंबर आने थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं उन्होंने नए NTN नंबर के लिए अप्लाई किया? उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड ये बताता है कि उनका वैलिड है। उन्होंने कहा कि वैलिड कैसे हो गया अगर 85 के बाद उन्होंने दोबारा नहीं किया? तो आज माहौल में ये नजर आया कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं ना सिर्फ वो डिसफंक्शनल है, बल्कि वो सारे के सारे किसी बड़े आदमी को पकड़ने की बजाय उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, एक किंगडम है, एक बादशाह बैठा है और सारे इदारे उसकी चोरी को, झूठ को छुपाने के लिए कागजात बना बना के पेश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब तक, आज तक बहुत सारी चीज़ें इस केस में मंजर आम पे आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जो मुख्तलिफ औकात में जो सवालात किए वो रिकॉर्ड पे हैं। तो इसलिए मेरा ईमान है कि इस मामले में तारीख साज फैसला आएगा और ये सिर्फ ये पनामा तक महदूद नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत बुनियादी असूल वज़ा करेगी जो कि आइंदा के लिए, आइंदा हुक्मरानों के लिए और जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसके लिए और जो हमारे इदारे हैं उनके लिए भी एक उसमें गाइडलाइन होगी, उसमें डायरेक्शंस होंगी। वो फैसला आने वाला है। तो मेरा अपना अकीदा मैं कहता हूँ, ये सिर्फ ये किसी और ने नहीं दिया, ठीक है, ये अकीदा है मेरा कि जो झूठ है वो एक दिन बेनकाब होना होता है। वो तो हो रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल टेररिस्ट हैं कतरी में भी रेगुलेटर्स की बात की और चेयरमैन नैब भी रेगुलेटर्स की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि रेगुलेटर्स का इंतजार कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल बचाने के लिए सब झूठ पकड़ा गया। जब ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहता। जी भट्टी साहब, मैं सिर्फ कहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू हुई है वो सुनाते हैं साबर साहब आपकी इजाजत से। अच्छा जी भट्टी साहब ये बताएं, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनेस्टी की बात को प्रायोरिटी दी गई है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और यही वो वजह थी जिस अच्छा, पर एक और बात आपको बता दूं जिसका ये बड़ी अहम बात है। अच्छा। इसी में पाकिस्तान की बुनियाद है। साबर जरा साहिब इल्म है, इसका दीन के मामले में मुझसे बहुत। साबर साहब, अल राशी वल मुर्तशी कुरान पाक में लिखा हुआ है? नहीं, ये कुरान मजीद का नहीं है, ये अदरवाइज एक हदीस के तौर पे लिया जाता है। राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अच्छा, मैं इसीलिए आपसे इस्लाह चाह रहा था क्योंकि इसमें कमी बेशरी कहीं मुझे गुनाह की। देखें, अगर ये हुक्म है राशि वाल मुर्तशी रिश्वत देने और लेने वाला जहन्नमी है, हम सारे दुनिया में इसीलिए अच्छे काम करते हैं कि आखिरत में अजाब में ना जाएं। तो जिस बंदे को अल्लाह की तरफ या उसके नबी की तरफ से आ जाए कि ये जहन्नमी है, वो चाहे जज हो,
चाहे जर्नैल हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूर हो, वो जहन्नमी लोगों का क्या फ़ायदा कर सकता है? ये पनामा केस ही करप्शन पे है। अगर इसका फैसला हो गया, इस पाकिस्तान को करप्शन की लानत से निकाल दिया, तो मैं यकीन से कह रहा हूं, अल्लाह के घर मुझे 100% उम्मीद है कि 6 महीने में पाकिस्तान अपने कर्जे उतार देगा। अगर जहन्नुम की लानत उतार दी गई, अगर सुप्रीम कोर्ट का टारगेट ये रहा कि करप्शन किसी ने की है तो उसे स्पेयर नहीं करना, उसका ओहदा नहीं देखना, तो साबर साहब और समी साहब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान के लिए लानत और नुकसान दहशतगर्दी से 1000 गुना ज्यादा माशी दहशतगर्दी है। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इसको फोकस करके फैसला करे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एक खुशहाल पाकिस्तान की शक्ल में लोगों को नजर आए। ठीक है भट्टी साहब, अब ये जो बात हो रही थी ना कि अंदर बदहवासियां कैसे थी, जिस वक्त ऑनेस्टी की बात हो रही थी, सवाल किए जा रहे थे, तो मैंने देखा आबिद शेर अली कुर्सी पर थे लेकिन खड़े हो चुके थे और बिल्कुल यूं हाथ बांध कर, यूं अपना मुंह जो है ना, अपना जो उंगलियां है ना उसमें दांतों में थी उनकी, और वो बड़ी बिल्कुल खामोशी से बड़े परेशान होकर अदालत की तरफ देख रहे थे। अनुशा साहबा वैसे बड़ी मुस्कुराती रहती हैं, सर उनका नीचा था। इधर मेरे सामने निहाल हाशमी साहब और चौधरी तनवीर साहब बैठे हुए थे, यकीन करें जजों को देखते थे और फिर अपना सर जो है वो नीचे कर लेते थे। और जो मरियम औरंगजेब साहबा की उदासी थी, नॉर्मली वो बड़ा हंसती रहती हैं, ब्रेक में भी हमारे काशिफ अब्बासी साहब से बड़ी उनकी गुफ्तगू रहती है, बड़ा वो एक बड़ा जॉली सा वो होता है, लेकिन आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी थे वहाँ पे, ज़ीशान साहब, मोहसिन रांझा साहब अपना नाम ही भूल गए, उनसे नाम पूछ रहे थे, उनको अपना, यानी आप कभी अपना नाम भूलते हैं, लेकिन आज बदहवासी इतनी थी कि वो अपना नाम ही बिल्कुल उसमें भूल गए और दीवार के साथ लगे हुए खड़े थे। तो वो जो सारी बदहवासियाँ, आज वो ऐसा लग रहा था कि उनको ये समझ आ रही है कि ये जो शिप है ये सिंक कर रहा है, ये डूब रहा है, और बिल्कुल जिस तरह रेत के ऊपर एक खड़ी कर देते हैं इमारत, उसके नीचे से जब रेत सिरकती है तो वो नीचे गिरने वाली है, आज ये सूरत हाल थी। और इसी बदहवासी में, इसी सारी परेशानी की वजह से उन्होंने, जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो लफ्जी जंग है उसको तेज कर दिया है। यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर सा लेते हैं, जब वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं ये सारे लीडरान। और फिर ये धमाके जो हुए आज 4 सद्दा में, जिस तरह हमारी पुलिस ने और वकला ने वहाँ पर बड़ी हिम्मत और दलेरी से उस हमले को नाकाम बनाया, वो भी आपको बात सुनाएंगे। और इसकी ममासलत जो इंटरनेशनल माफिया के हमलों में है वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये कौन हमले करवा रहा है और उनका मकसद क्या है। लेकिन ये सब एक वक्त है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से फैसले की घड़ी करीब आती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, नून लीग के जो वज़रा हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने एक अजीब अल्फाज की जंग छेड़ दी है। आज अदालत के अंदर FBI और नैब की परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई और पूरी कौम को पता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ मूव नहीं कर रहे, लेकिन जो दानियाल अजीज साहब हैं, बाहर आकर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ उसको किस तरह बयान कर रहे हैं FBI और नैब के चेयरमैन के हवाले से। कि जो FBI नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से कार्रवाई के मुतालिक बातचीत हो रही है, सिर्फ याद दहानी के हवाले से, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन अदारों को ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो हुकूमत के इशारों पे काम कर रहे हैं। यानी ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि हुकूमत के इशारोों पर काम कर रहे हैं। अभी भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो चेयरमैन नैब ने अंदर कहा वो आपको हम सुना चुके हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रेफरेंस, जो मुकदमे की समाअत हो रही है, इस पर बड़ी तकलीफ है दानियाल अजीज को कि ये समाअत क्यों हो रही है। आइए वो याद क्या दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान अपनी पिटीशन लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्रिवलेस है। थोड़ी सी याद दहानी करें, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इमरान खान की दरखास्त फ्रिवलेस है, पिटीशन फ्रिवलेस है। साबर रजिस्ट्रार का वो फैसला था जिसको चीफ जस्टिस ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन इनको वो रजिस्ट्रार का फैसला याद है और अब जो समाअत हो रही है उस पर ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी शायद वजह यही है कि ये चाहते नहीं है। असल में रजिस्ट्रार की हद तक इन्होंने कुछ गड़बड़ कर ली थी और उसके बाद उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला आगे जाएगा, तो वो रजिस्ट्रार का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं तस्वर होता।
वो एक टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे वो अपनी राय देते हैं, और रजिस्ट्रार के ऐसे बहुत से फैसले जब चेंबर में जज साहब के सामने जाते हैं तो वो 99% ऐसे फैसले उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें शुबा होता है कि रजिस्ट्रार साहब को मैनेज किया गया है या इस तरह का कोई काम, ये इस बात का होता है। वो मेलाफाइडी भी हो सकता है, बोनाफाइडी भी हो सकता है, लेकिन जब रजिस्ट्रार का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेंबर में गया और उन्होंने उसको सेट असाइड किया और उन्होंने कहा इसको ओपन कोर्ट में लगाएं। पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी हेयरिंग की और उस वक्त तक कंक्लूड नहीं हो सकता था, जवाब नहीं है। लेकिन असल जो इनको तकलीफ पहुंच रही है वो ये है कि ये जो चाहते थे वो हो नहीं सका, और ये कह रहे थे कि जो कुछ हम बताएं समेना व अताना, जो हम आपको बताएं उन्हें आप सुने और उसी की इताअत करें और उसको सच मानें। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है ये चीज़ें एक साबित नहीं कर सके, बहुत वीक केस इन्होंने पेश किया, इसलिए इस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जो PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इसी नौयत की गुफ्तगू की। ठीक है भट्टी साहब, अब 4 सद्दा में जो आज हमला आवर आए कोशिश उन्होंने की, लेकिन वहां पर हमारी पुलिस ने जिस बहादुरी से उनको वहां पे रोका और जिस तरह फिर बाद में वकला ने भी एक बड़ी मदद की, लॉ इन्फोर्समेंट की, वहाँ पे शहरियों ने भी मदद की, जिससे उनको बड़ा वाकया नहीं हो सका, क्योंकि दहशतगर्दों की ख्वाहिश तो बड़ा वाकया करने की थी। यहाँ पर मैं ये भी आपका कमेंट चाहता हूँ, लेकिन ये भी आपको याद दिला दूं कि जो लाहौर में वाकया हुआ वो चुनाए इंडिया के अंदर से वो वेबसाइट कंट्रोल की जा रही है, उस जमातुल अहरार की, जो ये सारे क्लेम कर रही है कि ये हमने किए हैं। पाकिस्तान में हर होने समी साहब पाकिस्तान में हर होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसमें तो इबहाम ही कोई नहीं। हाँ, जो 4 सदा में हुआ, हम फौज को, अपनी पुलिस को सलूट करते हैं। ये होता है अगर गैर सियासी पुलिस हो जाए, ये होता है नतायज के, फिर उसे अपना फर्ज अजीज होता है, अपनी जान अजीज होती है। वो आपने वो सुना होगा ना, वो वाला एक मच्छर इंसान को बना देता है। देखिए एक इमरान खान चला और ये इतने मगरमच्छ पॉलिटिशियन 40-50 साल से हुकूमत को गिद्धों की तरह चमक रहे हुए थे, एक बंदे ने सिर्फ दयानतदारी का अलम उठाया और करप्शन के खिलाफ और धांधली झूठ मुनाफिकत के खिलाफ तसलसल से जदोजहद की, तो उसका नतीजा काफी हद तक अवाम पे आ गया है सामने। इसका मतलब है, पंजाबी में कहते हैं अंदर होवे सच कोठे चढ़ के नाच। अदालत क्या फैसला करती है ये अदालत जानती है। बिल्कुल सही, याद रखें, छोटी सी बात, भट्टी साहब बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छाई और नेकी के लिए जद्दोजहद करना इबादत है, इबादत है, करते हैं इबादत जी। 30 सेकंड इसमें शेख रशीद साहब को नहीं भूलना चाहिए, सिराजुल हक साहब को नहीं भूलना चाहिए, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और मुकदमा पर कोई इसमें शक नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन 5 बहादुर जजेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में बैठता हूं, जजेस को सुनता हूं, उनके सवालात सुनता हूं, यकीन करें मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि मैं एक पाकिस्तानी होने पर बड़ी फख्र महसूस करता हूं। और जिस अंदाज में जजेस ने कंडक्ट किया है, जिस संजीदगी से, जिस मतानत से और जिस तरीके से वो इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि सारा क्रेडिट जाता है इन जजेस को, इन 5 मेंबर। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि इस वक्त दुश्मन वार कर रहा है। आज भी जो 4 सद्दा पर हमला हुआ वो अदालती कम्प्लेक्स था, इससे पहले पेशावर में भी जजेस की गाड़ियों पर हमला हुआ, यहाँ आज F8 में भी अदालत में जाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने असला लेकर, एक मैसेज आ रहे हैं हुक्मरानों की जानिब से अदलिया की तरफ। मैं इंशाल्लाह ताला कल हम आपको पूरा ये एक पैरेलल ड्रा करके बताएंगे कि बाहर भी किस तरह माफियाज ने जजेस को हिट किया जब कोई फैसला आने वाला होता था। लेकिन सलाम है हमारे जजेस को, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में रखे, फैसला करने की हिम्मत दे। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर रिपोर्टर्स में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।